नमस्ते बच्चों। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, हम लोगों ने एक केस स्टार्ट किया था। एसिड का मिक्सचर हो, एसिड्स का मिक्सचर हो या बेसिस का मिक्सचर हो तो उसके लिए पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और उसमें एक केस हम लोगों ने देखा था कि अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला देंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। अब उसमें नेक्स्ट केस पे हम लोग आते हैं, केस बी। दो वीक एसिड को मिला दिया जाए तो क्या होगा। वीक एसिड प्लस वीक एसिड, दो वीक एसिड को अगर हम लोग मिला दें तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए HA का एक्वस सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में इसका कंसंट्रेशन C1 दिया गया है और इसका K1 दिया गया है, और सॉल्यूशन में एक दूसरा वीक एसिड है HB, इसका कंसंट्रेशन C2 दिया गया है और इसका K2 दिया गया है। ये दो एसिड्स है सॉल्यूशन में, HA और HB। ठीक है, दोनों वीक एसिड है, दोनों का कंसंट्रेशन हमें C1 और C2 दिया गया, दोनों का K हमें K1 और K2 दिया गया है। ठीक है, वीक एसिड है तो इसका मतलब है कि ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा, पार्शियली डिसोसिएट करके ये H प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस में कन्वर्ट होगा। इसका Ka हम लोग लिखेंगे K1। और HB भी एक वीक एसिड है तो इसका भी पार्शियल डिसोसिएशन होगा, ये H प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस में कन्वर्ट होगा। इसका K हम लोग बोल रहे हैं K2। यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा होगा, नहीं, इससे H प्लस मिल रहा है तो ये इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा होगा, तो इस पर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा होगा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जा रहा होगा। सेम वही चीज़ इसके लिए कि यहाँ से जो H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है वो इसको इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा होगा, तो इसका भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। वीक एसिड का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे ही कम होता है उसका, और कॉमन आयन इफेक्ट दोनों एसिड पे लग गया तो और कम हो गया होगा दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इन दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी स्मॉल होता है ऐसे केस में। ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन है C1, जिसमें से मान लेते हैं कुछ X रिएक्ट किया, तो अगर ये X मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना कम होना था, कम होने के बाद की बात कर रहे हैं, जितना घटना था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट गया, घटने के बाद अब इसका डिसोसिएशन X से हो रहा है तो इसका कंसंट्रेशन X हो जाएगा और इसका भी X हो जाएगा। और इसमें मानते हैं Y से डिसोसिएट कर रहा है ये, तो इसका कंसंट्रेशन ऑलरेडी X है यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो X प्लस वाई, और ये हो जाएगा Y। हाँ, यहाँ X प्लस वाई है तो यहाँ पे भी हो जाएगा X प्लस वाई। ये बात समझ में आ रही है। इसका डिसोसिएशन हमने X से कराया, इसका डिसोसिएशन Y से कराया, टोटल H प्लस कितना हो गया, X प्लस वाई, दोनों के जगह, दोनों के वजह से। ठीक है, K1 इक्वल टू अगर लिखा जाए तो K1 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA, ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो K1 इज इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन कितना है तो X प्लस वाई, A माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना है तो X डिवाइडेड बाई C1 माइनस X, ऐसा आएगा। और इस X को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं C1 के कंपैरिजन में, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से और कम हो गया। और ऐसे केसेस में जहाँ पे दो वीक एसिड होता है वहाँ पे ये चीज़ रहती है कि दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्मॉल हो, नेग्लिजिबल हो, अदरवाइज हमारे लिए सॉल्व करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम लोग दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नेग्लिजिबल मानते हैं, तो X को C1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देते हैं, और फिर C1 को अगर इधर भेज दें तो K1 C1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो X प्लस वाई इंटू एक्स, ऐसा आ जाएगा X प्लस वाई इंटू एक्स। या इसी तरह K2 का अगर एक्सप्रेशन बनाते तो यहाँ पे क्या आता है, X प्लस वाई इंटू वाई आ जाता है ना, और C2 इधर आ जाता। सेम वही चीज़ अगर नेग्लेक्ट कर देते तो K2 C2 इज इक्वल टू X प्लस वाई इंटू इस बार Y आ जाएगा। समझ आ रही है बातें। अब दो इक्वेशन हमारे पास और दो वेरिएबल है X और Y, इनको सॉल्व करना है। तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक बार इनको ऐड कर दीजिए और एक बार इनको डिवाइड कर दीजिए। इनको अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, X प्लस वाई कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, X प्लस वाई।
मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू k1c1 प्लस k2c2। x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू k1c1 प्लस k2c2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ k1c1 प्लस k2c2, और x प्लस वाई ही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है, तो मतलब हमें डायरेक्टली H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यहां से पता चल जाएगा। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ k1c1 प्लस k2c2, ठीक है। और अगर एक बार इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन वाई बचेगा, और x अपॉन वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो k1c1 अपॉन k2c2, k1c1 अपॉन k2c2, ये आएगा x प्लस वाई x अपॉन वाई, ठीक है। यहां से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से x अपॉन वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x और y फिर अलग अलग कैलकुलेट किया जा सकता है। x और y फिर अलग अलग कैलकुलेट करके हमसे जो पूछा जाए फिर हम लोग उसकी वैल्यू बता सकते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, तो पहला क्वेश्चन तो बनेगा pH कैलकुलेट करने के लिए, pH कैलकुलेट करिए, pH मतलब H प्लस निकालिए, तो H प्लस किसके बराबर है, तो x प्लस वाई, वो तो डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ k1c1 प्लस k2c2। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि सॉल्यूशन में A माइनस आयन का कंसंट्रेशन बताइए, मतलब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, या B माइनस आयन का कंसंट्रेशन बताना है तो y की वैल्यू बतानी है। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। एक चीज और, दोनों के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशो पूछा जाता है, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। तो अल्फा 1 कितना है, तो C1 में से x डिसोसिएट किया है, तो अल्फा 1 क्या होगा, तो x अपॉन C1, और अल्फा 2 क्या होगा, तो y अपॉन C2। तो x अपॉन C1, इसको इधर ले आते हैं, x अपॉन C1 ये हो गया अल्फा 1, और y अपॉन C2 ये हो गया अल्फा 2। मतलब यहां से क्या बचेगा, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू k1 अपॉन k2, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू k1 अपॉन k2। समझ आ रही बात है। तो ये हो गया इसके लिए दो वीक एसिड के लिए डेरिवेशन, ठीक है। अब यहां से हमसे जो भी पूछा जाए हम लोग बता सकते हैं, ये फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो हम लोग बता सकते हैं। याद है वैसा ही कुछ फॉर्मूला है ये, वीक एसिड के लिए अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होता था तो H प्लस कैसे आता था, तो अंडर रूट Ka इंटू सी। तो अगर दो एसिड है तो K1C1 प्लस K2C2, या इसी तरह अगर तीन एसिड होता तो K1C1 प्लस K2C2 प्लस K3C3। समझ आ रही बातें। चलिए इसको नोट किया जाए, वहां पे नोट करिए सारी चीज। नोट कर लिया, चलिए। जैसा बोला जा सकता है कि सॉल्यूशन में 10⁻⁻1 मोलर CH3COH है, जिसका K है 10⁻⁻5, और सॉल्यूशन में 10⁻⁻1 मोलर कुछ दूसरा ले लीजिए, HF ले लीजिए, जिसका K बता दिया गया है 3 × 10⁻⁻5। तो बताना है इस सॉल्यूशन का pH कितना है। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, दो एसिड है सॉल्यूशन में, और दोनों ही कैसा एसिड है, तो वीक एसिड, क्योंकि दोनों का K दिया है इसके बारे में, और इसके बारे में तो हमें वैसे भी पता भी है कि दोनों वीक एसिड होते हैं। तो सॉल्यूशन का H प्लस कंसंट्रेशन निकालना है तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो यहाँ लिखा हुआ था, H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट K1C1 प्लस K2C2, अंडर रूट ऑफ K1C1 मतलब 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻5 प्लस K2C2,
K2C2 मतलब 10⁻⁻1 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5, तो कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻6 प्लस 3 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 4 इंटू 10⁻⁻6, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। ये हो गया सॉल्यूशन का H प्लस कंसंट्रेशन। इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो pH आ जाएगा, ठीक है, 3 माइनस लॉग 2, pH हो जाएगा 3 माइनस लॉग 2, ठीक है। हो सकता है सॉल्यूशन बोला जाए F माइनस आयन का कंसंट्रेशन बताइए, तो ये x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है, ठीक है, और x अपॉन वाई क्या होगा, तो K1C1 अपॉन K2C2, तो 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻1, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, x अपॉन वाई आ गया 1/3, मतलब y इज इक्वल टू 3x, ऐसा आ गया है ना, y इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे रख देंगे तो 3x प्लस x 4x इज इक्वल टू इतना, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y आ गया तो F माइनस आयन का कंसंट्रेशन y के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जाते हैं। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए इसको। हो गया, नोट कर लिया, चलिए। तो ये हो गया केस बी, 2 वीक एसिड का मिक्सचर। अब केस सी पे आते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, तो इसका मिक्सचर अगर है तो इसके लिए पीएच कैसे निकालेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। इसमें हम लोग इन जनरल कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे इन जनरल कोई डेरिवेशन नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है सॉल्यूशन में, मतलब जैसे सपोज करते हैं 10⁻⁻1 मोलर HCl एक्वस है सॉल्यूशन में, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक वीक एसिड है तो मान लेते हैं 10⁻⁻1 मोलर HA एक्वस है, और ये वीक एसिड है तो इसका कुछ K है 10⁻⁻5 मान लेते हैं। ये दो चीजें सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन का हमें पीएच कैलकुलेट करना है, या हो सकता है और कुछ डिफरेंट चीज दी जाए कैलकुलेट करने के लिए। तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा H प्लस एक्वस में और Cl माइनस एक्वस आयन में। इसका कंसंट्रेशन हमने लिया है 10⁻⁻1 मोलर, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया, तो इसका कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻1 और इसका कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻1, ठीक है। अब HA है, ये वीक एसिड है, तो ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा, पार्शियली डिसोसिएट करके H प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस आयन बनाएगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 10⁻⁻5। इसका कंसंट्रेशन है 10⁻⁻1। अब इसमें से कुछ X ये डिसोसिएट किया, अच्छा इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा होगा, नहीं लगा होगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगा होगा ना, कौन लगाया होगा, HCl, इससे जो H प्लस मिला है ये इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा। इस पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, ये रिएक्शन बैकवर्ड में नहीं जाएगी, तो
तो यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। तो इसका डिसोसिएशन x से हो रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? तो ऑलरेडी ये 10⁻⁻1 है HCl के वजह से, और x और डिसोसिएट किया तो प्लस x, और इसका कंसंट्रेशन x, ऐसा हो जाएगा। इक्वेशन जो बनाएंगे हम लोग Ka का, वो क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ha, ऐसा आएगा। अगर वैल्यूज रख दी जाए तो Ka की वैल्यू है 10⁻⁻5 इज इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन कितना है? तो 10⁻⁻1 प्लस x। A माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना है? x डिवाइडेड बाई Ha का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻1 माइनस x, ऐसा है। तो अब इसको सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर हमसे जो पूछा जाए हम लोग बता सकते हैं। बट बात एक इसमें ये होती है कि हो सकता है कि ये x इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो सकता है ना हो। यहाँ पे तो इस केस में दोनों जगह सेम वैल्यू आ गई है, बट अगर इसकी वैल्यू आप कुछ डिफरेंट ले लेते तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यू आ जाता है ना। तो ये x इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना होता है, ये हमें पता करना होता है। क्योंकि अगर नेग्लेक्ट हो गया तब तो इक्वेशन बहुत आसान सा बन जाएगा, अगर नेग्लेक्ट नहीं हुआ तो इक्वेशन डिफिकल्ट बनेगा। तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल है या फिर नहीं है, ये हमें चेक करना होता है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे कि क्या ये x नेग्लिजिबल है या फिर नहीं है? तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका याद रखिए। भूल जाइए कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसा भूल जाइए। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, एक बार के लिए ऐसा मान लीजिए। यहाँ पे सिर्फ क्या है? HA, वीक एसिड, 10⁻⁻1 मोलर HA, जिसका K इतना है। ये वीक एसिड है, तो इसके लिए अल्फा अगर चेक किया जाए तो √K/C, मतलब 10⁻⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻1, मतलब 10⁻⁻2 आएगा। नेग्लिजिबल है ये, नेग्लिजिबल है तो इसका जो H प्लस है वो कितना होगा? √K/C, मतलब कितना हो जाएगा ये? 10⁻⁻3। HA से मिलने वाला H प्लस कितना होगा? 10⁻⁻3। कब? जब HCl नहीं होगा तब। अगर HCl नहीं है तो, अगर HCl नहीं है तो HA से मिलने वाला H प्लस कितना है? 10⁻⁻3। HA के होने से क्या हुआ? सॉरी, HA कह रहे हैं, HCl के होने से क्या हुआ? HCl के होने से क्या लगा? कॉमन आयन इफेक्ट, जिसकी वजह से इसका डिसोसिएशन कम हो गया। और डिसोसिएशन कम होने का मतलब क्या? इससे मिलने वाला H प्लस कम हो गया। अच्छा, HA से मिलने वाला H प्लस कितना है? x ही तो है। ये जो H प्लस है ये कहाँ से मिला है? HCl से मिला है। HA से कितना H प्लस मिल रहा है? x। HA से H प्लस कितना मिल रहा है? x। ये जो H प्लस मिला हुआ है 10⁻⁻1, ये किससे मिला है? तो HCl से मिला है। सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। HA से मिलने वाला H प्लस मतलब कि x की वैल्यू 10⁻⁻3 होती अगर HCl नहीं होता तो। HCl के होने की वजह से क्या हुआ? कॉमन आयन इफेक्ट लगा, जिसकी वजह से HA का H प्लस कम हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 10⁻⁻3 से कम हो जाएगी HCl के होने की वजह से। तो हमें ये समझ में आ गया कि x जो भी है वो लेस देन 10⁻⁻3 है। हाँ, कितना है ये नहीं पता हमें, लेकिन जो भी है 10⁻⁻3 से कम है। ये चीज़ समझ में आ रही है? और अगर ऐसा है, x की वैल्यू 10⁻⁻3 से कम है, तो क्या अब इसको इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट किया जा सकता है या नहीं? ये वैल्यू 10⁻⁻3 से कम है, तो पावर में 2 से ज़्यादा का डिफरेंस हो गया। तो पावर में अगर 2 से ज़्यादा का डिफरेंस है तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये वैल्यू अब यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाएगी। और अगर यहाँ नेग्लेक्ट हो गया है तो यहाँ भी तो सेम ही चीज़ है, यहाँ भी नेग्लेक्ट, और ये फिर कैंसिल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 10⁻⁻5। ठीक है,
देखिए 10⁻³ से कम आ रहा, आना भी चाहिए था, क्योंकि हमने प्रेडिक्ट किया है कि x जो भी होगा 10⁻³ से कम होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ प्रेडिक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये नेग्लिजिबल हो गया तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर नेग्लिजिबल नहीं हुआ तो फिर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा, उससे जाके फिर सॉल्व होगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये प्रेडिक्ट करें कि वैल्यू नेग्लिजिबल है या नहीं, और उसको प्रेडिक्ट करने के लिए क्या करना है, भूल जाइए एक बार कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सिर्फ ये मानिए कि वहाँ पे क्या है, वीक एसिड। वीक एसिड से कितना H+ मिलता है वो निकाल लीजिए, और अब स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में जो भी H+ मिल रहा होगा वीक एसिड से वो इससे कम होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए वहाँ पे। और इसमें कोई जनरल मतलब जनरल फॉर्मूला नहीं है, आपको इसी तरह से हर बार चेक करके फिर यहाँ पे बनाना पड़ेगा इक्वेशन। ठीक है, नोट करिए। चलिए तो इसको नोट कर लिया। चलिए तो ये हो गया केस 3, जिसमें हम लोग 2 एसिड का मिक्सचर ले रहे हैं या 2 बेसिस का। जैसा काम हम लोगों ने एसिड्स के लिए किया है सेम वही काम बेसिस के लिए करना है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट केस पे, केस 4 पे। केस 4 लिखिए, सॉल्यूशन कंटेनिंग weak polyprotic acid, solution containing weak polyprotic acid or weak polyacidic base. Solution containing weak polyprotic acid or weak polyacidic base. लिखा? चलिए, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब क्या, जिससे एक से ज्यादा H+ हमें मिले, या पॉलीएसिडिक बेस का मतलब एक से ज्यादा OH- हमें मिले। और कैसा एसिड, तो वीक एसिड होना चाहिए। H2SO4 जैसा नहीं, उससे 2 H+ तो मिलता है बट वो स्ट्रांग है। एक से ज्यादा H+ मिले बट वीक एसिड हो। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो H3PO4 हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। इससे 3 H+ मिलता है और ये वीक एसिड है। या H3PO3 भी हो जाएगा, इससे 2 H+ मिलता है और ये वीक है। या H2S हो जाएगा, इससे 2 H+ मिलता है और ये वीक है। H3PO4, H3PO3, H2S। या वीक बेस, वीक पॉलीएसिडिक बेस, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन, डाइअमाइन मतलब 2 NH2 ग्रुप है, तो शॉर्ट में इसको हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन लिखा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह के एसिड्स अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो या इस तरह का बेस अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं H3PO4 का। H3PO4 का सपोज करिए H3PO4 का एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास। इसका कंसंट्रेशन C है और इसके लिए 3 आयनाइजेशन कांस्टेंट दिए जाएंगे, K1, K2 और K3। ये K1, K2, K3 क्या है ये देखते हैं हम लोग। बात ये कि H3PO4 एसिड है, इससे हमें H+ मिलेगा। कितने H+ मिलेंगे, तो 3 H+ मिलेंगे, 3। बट ऐसा नहीं कि तीनों एक ही बार में हमें मिल जाएंगे, तीनों हमें 3 अलग अलग स्टेप में मिलेंगे।
एक बार एक H प्लस मिलेगा, फिर जब वो मिल जाएगा तब दूसरा, फिर जब वो मिल जाएगा फिर तीसरा। मतलब कहने का क्या है, H3PO4 स्टेप वाइज डिसोसिएट करेगा। H3PO4 डिसोसिएट करके पहले बनाएगा H प्लस और साथ में बनेगा H2PO4 माइनस, एक H प्लस निकलेगा और H2PO4 माइनस बनेगा। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम लोग बोलेंगे K1, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट। ये K1 किस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसमें पहला H प्लस निकल रहा है। हाँ, बात यह है कि इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन थे, एक निकला है, अभी भी 2 इसमें बचे हुए हैं, तो इसमें जो बचे हुए हैं वो भी फिर निकलेंगे। मतलब जो H2PO4 माइनस है ये फर्दर डिसोसिएट करेगा, लेकिन पार्शियली ही डिसोसिएट करेगा और H प्लस एक्वस बनेगा और HPO4 माइनस 2 एक्वस बनेगा इससे, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, ठीक है। और फर्दर इसमें अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो HPO4 माइनस 2 जो बना है ये फर्दर डिसोसिएट करेगा और इससे बनेगा H प्लस एक्वस और साथ में बनेगा PO4 माइनस 3 एक्वस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा K3। तो अब ये K1, K2, K3 क्या है ये समझ में आ गया। फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड थर्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, तो होगा क्या यहाँ पे, ये रिएक्शन कुछ आगे जाएगी, फिर ये फर्दर डिसोसिएट करेगा, फिर ये रिएक्शन होगी, तो तीनों रिएक्शन फाइनली कभी ना कभी इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी। और जब तीनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी तब मानते हैं कि इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है वो X से हो रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा X और इसका भी हो जाएगा X। बट ये जो X बना है ये कुछ फर्दर डिसोसिएट कर गया है, मान लेते हैं Y से कर गया है, तो H प्लस कितना हो जाएगा, तो X ऑलरेडी था, हो जाएगा X प्लस Y, और ये कितना हो जाएगा Y, और यहाँ माइनस Y तो यहाँ पे भी माइनस Y, और यहाँ प्लस Y तो यहाँ पे भी प्लस Y। समझ आ रहा है। अब ये जो Y बना इसमें से कुछ फर्दर डिसोसिएट कर जाएगा Z, तो ये हो जाएगा कितना, तो X प्लस वाई ऑलरेडी है तो X प्लस वाई प्लस Z, और ये हो जाएगा Z, ये हो जाएगा Y माइनस Z, यहाँ हो जाएगा X प्लस वाई प्लस Z, यहाँ भी हो जाएगा X प्लस वाई प्लस Z। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए, अब एक चीज़ होती क्या है, इस तरह के एसिड्स के लिए K1 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है K2 से, और K2 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है K3 से। ये इस तरह के एसिड्स में हर जगह एप्लीकेबल होगा। जो पहला आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा वो दूसरे से काफ़ी ज़्यादा होगा, और जो दूसरा होगा तीसरे से काफ़ी ज़्यादा होगा। ये इस तरह के एसिड्स में एप्लीकेबल होगी ये चीज़ें, ठीक है। अगर ये चीज़ एप्लीकेबल है तो इसका मतलब क्या है, ये पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना K1, ये काफ़ी ज़्यादा है इससे। अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा है इस वाले रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा गया होगा इस वाले रिएक्शन के कंपैरिजन में। पहला वाला रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा एज कंपेयर टू सेकेंड रिएक्शन। ये बात क्लियर हो रही है। तो पहला वाला रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है ना। पहला वाला रिएक्शन हम लोग कितने से आगे ले आए हैं, X से, और दूसरा वाला रिएक्शन हम लोग कितने से आगे ले आए हैं, Y से। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि X की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी Y से। पहला वाला रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब क्या है कि X की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी Y से। पहला वाला रिएक्शन X से फॉरवर्ड में गया है, दूसरा वाला रिएक्शन Y से फॉरवर्ड में गया है। पहला वाला रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा जा रहा है फॉरवर्ड में एज कम्पेयर टू सेकेंड, तो इसका मतलब X काफ़ी ज़्यादा है Y से, और इसी तरीके से Y को काफ़ी ज़्यादा बोला जा सकता है एज कम्पेयर टू Z। समझ आ रही चीज़ें। तो ये चीज़ होती है, इस वजह से हम लोग ये चीज़ बोल पा रहे हैं, और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप K1 का एक्सप्रेशन लिखें तो K1 का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे आप, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4, ऐसा आएगा। तो K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस कंसंट्रेशन कितना है तो X प्लस वाई प्लस Z,
H2PO4 माइनस कंसंट्रेशन कितना है, तो X माइनस वाई, और H3PO4 कंसंट्रेशन कितना है, तो C माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चूंकि x की वैल्यू y से काफी ज्यादा है तो x के कंपैरिजन में y नेग्लिजिबल हो जाएगा, और y अगर नेग्लिजिबल है तो x के कंपैरिजन में z तो आसानी से नेग्लिजिबल होगा। हाँ, लेकिन y के कंपैरिजन में भी z क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो अब x के कंपैरिजन में y को नेग्लेक्ट कर दिया जाए और z को भी नेग्लेक्ट कर दिया जाए, x के कंपैरिजन में y को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। C के कंपैरिजन में x नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा, C के कंपैरिजन में x, तो ये डिपेंड करेगा पहले स्टेप के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। पहले स्टेप का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर नेग्लिजिबल है तो x C के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। और वो कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो वो चेक करेंगे अंडर रूट ऑफ k1 अपॉन c से। अंडर रूट ऑफ k1 अपॉन c से, याद है ना, k अपॉन c से अंडर रूट ऑफ k अपॉन c से चेक करते थे, तो यहाँ अंडर रूट ऑफ k1 अपॉन c से चेक कर लिया जाएगा। अगर वो वैल्यू नेग्लिजिबल आ रही है तो हम लोग c के कंपैरिजन में x को नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर वो वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं आ रही है तो हम लोग c के कंपैरिजन में x को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, तो k1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन c माइनस एक्स बन सकता है, या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन c बन सकता है। डिपेंड करेगा कि पहले स्टेप का अल्फा नेग्लिजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, और वो कहां से चेक किया जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ k1 अपॉन c से। चलिए, तो एक इक्वेशन ये बन गया। अब इसी तरह k2 का इक्वेशन बनाया जाए। k2 का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, k2 इक्वल टू लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 माइनस 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस। तो अगर वैल्यूज रखी जाए तो k2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। H प्लस कंसंट्रेशन है, ये कितना है, तो y माइनस जेड, अपॉन में क्या आ जाएगा, तो x माइनस वाई, ऐसा आ जाएगा। अब x के कंपैरिजन में y नेग्लिजिबल, z नेग्लिजिबल, y के कंपैरिजन में z नेग्लिजिबल, और x के कंपैरिजन में y, तो एक्स वाई अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, k2 इक्वल टू क्या आ गया, y, k2 इक्वल टू y। ठीक है, k2 इक्वल टू y। अब k3 का एक्सप्रेशन बनाया जाए। k3 को लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ PO4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 माइनस 2। तो अगर वैल्यूज रखी जाए तो k3 इज इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन है x प्लस वाई प्लस z, PO4 माइनस 3 कंसंट्रेशन है z डिवाइडेड बाई y माइनस z। ऐसा हुआ। अगर नेग्लेक्ट किया जाए तो y नेग्लिजिबल, z नेग्लिजिबल, ये z तो नेग्लेक्ट नहीं होगा। हाँ, यहाँ y के कंपैरिजन में z नेग्लिजिबल, तो ये क्या आ गया, xz अपॉन y। तो k3 इज इक्वल टू यहां से आ गया xz अपॉन y। ठीक है, k3 इक्वल टू xz अपॉन y। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गए। क्या क्या इक्वेशन, k1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन या तो c माइनस एक्स होगा या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन c होगा। एक इक्वेशन ये, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा इक्वेशन ये k2 इक्वल टू y, इससे y की वैल्यू आ जाएगी। और x और y आ गया तो k3 इक्वल टू xz अपॉन y, इसमें x और y रख देंगे तो z आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो अब आपसे जो भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है, तो पहला क्वेश्चन तो सबसे पहला यही हो गया, सॉल्यूशन का pH बताइए। और pH बताने का मतलब सॉल्यूशन में H प्लस कंसंट्रेशन निकालिए। H प्लस कंसंट्रेशन किसके बराबर दिख रहा है आपको, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और उसमें y और z तो नेग्लिजिबल ही है, मतलब बेसिकली H प्लस कंसंट्रेशन किसके बराबर है, तो x के बराबर है।
और x की वैल्यू निकालने के लिए आपको तीनों इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है, आपको बस ये इक्वेशन सॉल्व करना है। एक ही इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, वही H प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा, और अगर H प्लस कंसंट्रेशन आ गया तो सॉल्यूशन का pH आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें x को निगलेक्ट करेंगे c के कंपैरिजन में या नहीं करेंगे, ये बस चेक कर लेना है। और कहाँ से चेक कर लेना है, तो अंडर रूट ऑफ k1 अपॉन c से, अंडर रूट ऑफ k1 अपॉन c से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन में HPO4 -2 आयन का कंसंट्रेशन बताइए। इनमें से किसी भी आयन का कंसंट्रेशन पूछा जा सकता है। जैसे बोल दिया गया HPO4 -2 आयन का कंसंट्रेशन बताइए, तो अगर इसका कंसंट्रेशन पूछा गया है मतलब हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, तो y माइनस जेड की पूछी गई है, और z तो नेग्लिजिबल है, मतलब बेसिकली y की वैल्यू पूछी गई है, और y की वैल्यू किसके बराबर है, तो K2 के बराबर है, y आ जाएगा यहाँ से। समझ आ रहा है? या फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन बताइए, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, तो z की वैल्यू बतानी है। z की वैल्यू निकालने के लिए तब तीनों इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से y निकालेंगे, यहाँ से x निकालेंगे, ये दोनों रखेंगे, तब z की वैल्यू आएगी और वो फॉस्फेट आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होगी। क्लियर हो रही चीज़ें? चलिए तो ये पॉज करिए वीडियो और ये सारी चीज़ें नोट करिए वहाँ पे। नोट कर लिया? चलिए, तो ये हो गया पॉलीप्रोटिक एसिड का केस। जैसे मान लीजिए इसका K1 दे दिया गया 10⁻⁻⁵, K2 दे दिया गया 10⁻⁻8 और K3 दे दिया गया 10⁻⁻11 और इसका कंसंट्रेशन है 10⁻⁻1 मोलर। बोला गया H प्लस कंसंट्रेशन बताइए, तो H प्लस कंसंट्रेशन किसके बराबर है, तो x के बराबर है। H प्लस कंसंट्रेशन किसके बराबर है, तो x के बराबर। x y z में y और z तो नेग्लिजिबल है, तो x के बराबर है। तो H प्लस कंसंट्रेशन निकालने के लिए x की वैल्यू निकालनी है, तो अब ये इक्वेशन x² अपॉन c माइनस x होगा या x² अपॉन c होगा, तो ये चेक करने के लिए अंडर रूट ऑफ k1 अपॉन c से चेक करिए। अंडर रूट ऑफ k1 अपॉन c कितना आ गया, ये 10⁻⁻2 0.01 नेग्लिजिबल है, तो k1 इक्वल टू x² अपॉन c, c कितना है 10⁻⁻1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻6 का स्क्वायर रूट, मतलब 10⁻⁻3, तो यही हो जाएगा H प्लस 10⁻⁻3। pH पूछा गया होता तो 3। समझ आ रहा है? या बोला गया होता फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन बताइए, तो x तो आ गया, y निकाल लेते हैं। y किसके बराबर होता है, K2 के, तो 10⁻⁻8। अब z निकालना है, तो K3 इज इक्वल टू xz अपॉन y, मतलब 10⁻⁻11 इज इक्वल टू x इंटू z अपॉन y, और y कितना है 10⁻⁻8, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻5, तो z की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻16। फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻16। समझ आ रहा है ये? चलिए नोट करना है इसको, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए,
अच्छा, ये जो H2S एसिड है इससे तो 2 ही H+ मिलता है, तो 2 ही H+ मिलता है तो इसके तो 2 ही आयनाइजेशन कांस्टेंट होंगे, K1 और K2। तो यहाँ 3 इक्वेशन तो बनेगा नहीं, यहाँ तो 2 ही इक्वेशन बनेगा। अच्छा, जो 2 इक्वेशन बनेगा वो सेम बनेगा डिफरेंट बनेगा, ये एक बार देख लेते हैं। सेम बनता है, कैसे बनता है देख लेते हैं। तो H2S ये डिसोसिएट करेगा H+ एक्वस और HS- एक्वस में, ठीक है। फिर ये जो HS- एक्वस बना ये फर्दर डिसोसिएट करेगा H+ एक्वस और S-2 एक्वस में, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन है C, इसमें से X डिसोसिएट करा दीजिए तो ये X होगा और ये भी X होगा। अब ये जो HS- X बना है इसमें से Y रिएक्ट कर लेगा, ये हो जाएगा कितना X + Y और ये हो जाएगा Y, और यहाँ हो जाएगा X - Y और यहाँ हो जाएगा X + Y। चीज़ें तो यहाँ पे भी वैसी ही होंगी कि K1 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी K2 से, और अगर ऐसा है तो X की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी Y से, X की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी Y से। इक्वेशन क्या बनेगा, तो K1 = X + Y इंटू X - Y डिवाइडेड बाई C - X। तो y नेग्लिजिबल, K1 = क्या दिख रहा है आपको, x² अपॉन C - X, और अगर ये x नेग्लिजिबल हो गया तो x² अपॉन C। सेम वही चीज़ है जो पिछले केस में था, K1 = x² अपॉन C - X या फिर x² अपॉन C। K2 का एक्सप्रेशन देख लिया जाए, K2 = क्या लिखा जाएगा, तो H+ है X + Y इंटू S-2 है Y डिवाइडेड बाई HS- है X - Y। तो ये y नेग्लिजिबल, ये y नेग्लिजिबल और x कैंसिल हो गया, तो K2 = Y। सेम वही जो पिछले केस में बना था। यहाँ बस ये बात है कि 2 ही इक्वेशन बनेंगे क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट है ही नहीं, 2 H+ मिलेंगे तो जितना H+ उतना आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो 2 H+ है तो 2 ही आयनाइजेशन कांस्टेंट होंगे, लेकिन इक्वेशन वही बनेगा। थर्ड वाला K3 = XZ/Y वो नहीं बनेगा यहाँ पे। समझ आ रही चीज़ें, इसको भी नोट कर लीजिए वहाँ पे। नोट कर लिया। अच्छा, NH4OH एक बेस है, इसका K भी होता है ना, तो NH4OH डिसोसिएट करता है NH4+ में और OH- में। इसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इसका K भी बोलते हैं। लेकिन बात यह कि सॉल्यूशन में अमोनिया लिखिए या NH4OH लिखिए, बात एक ही होती है। तो अमोनिया का भी K भी सेम वही है जो NH4OH का है। अमोनिया के Kb का मतलब क्या है, किस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो अमोनिया क्या करेगा, वाटर से मिलके बनाएगा NH4+ और साथ में बनेगा OH-। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एक ही है। एक्चुअली अमोनिया जैसे ही वाटर में जाता है वो एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बना लेता है, NH4OH, ठीक है। तो ये लिखिए या ये लिखिए, बात एक ही होती है ना। हाँ, बस यहाँ पे हम लोग अमोनिया लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, NH4OH। तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग Kb बोलते हैं अमोनिया का, जो कि इक्वल है NH4OH के Kb के बराबर, ठीक है। तो उसी तरीके से इथाइलिन डाइअमाइन, इसमें 2 NH2 ग्रुप है। इसमें क्या है, 2 NH2 ग्रुप। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया एक H+ लेता है वाटर से, तो इसमें 2 NH2 ग्रुप है तो ये 2 H+ लेगा। इसके 2 Kb होंगे, Kb1 और Kb2। पहले ये क्या करेगा, वाटर से एक H+ लेगा, और जैसे ये एक H+ लेके NH4+ बना लिया था, वैसे ये एक H+ लेके EnH+ बना लेगा और साथ में बनेगा OH-। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा Kb1, ठीक है। हाँ, फिर ये जो EnH+ बना है
इसमें अभी क्या हुआ, एक NH2H+ लिया है, अभी दूसरा NH2 बचा है, तो फिर दूसरा NH2 जो है वो फिर एक H+ लेगा और एक और H+ लेके क्या बन जाएगा, EnH2 2+, एक और H आ जाएगा और एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो EnH2 2+ और साथ में बनेगा OH-, तो इसका Kb कहलाएगा Kb2। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इस तरीके से रिएक्शन को लिख दिया जाता है। तो कुछ अजीब सा नहीं समझिएगा कि इस तरह का रिएक्शन मतलब क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। NH4OH देखने की आदत है, ये En क्या लिख दिया गया है, शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन बड़ा सा ना लिख के उसको शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं और इस तरीके से रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वाला केस हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड या पॉलीएसिडिक वीक बेस। अब इसके बाद हम लोग को किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन के लिए pH कैलकुलेट करने के लिए चीज़ें देखनी है, तो अब उसको हम लोग आज ना स्टार्ट करके अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपना लेक्चर। थैंक यू।